हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की एक और वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और आपके जो एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी डॉट ए। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है आपका बी और ए का। अब देखो यूनिट की बात है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ना। तो यहाँ टेस्ला मीटर स्क्वायर को प्रॉपर वे में वेबर बोलते हैं। तो इसकी बेटा एसआई यूनिट क्या है, वेबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका वेबर, या फिर यहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा होता तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहीं पे, जो कई बार ना इसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। तो आप डायमेंशन भी यहीं से इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, वो हो जाएगा हमारा बी ए हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, डायमेंशन। एफ इक्वल टू आपने सुना होगा एक फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स होता है। तो यहाँ से मैं बी की डायमेंशन निकाल लेता हूँ, एफ अपॉन में क्यू इंटू वी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई चार्ज होता है हमारा आई इक्वल टू बी। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, तो आई हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आई इक्वल टू होता है बेटा चार्ज अपॉन में टी। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू टी। सो आई हमारा एम्पियर हो गया, टी हमारा टाइम। तो ये चार्ज की डायमेंशन आ गई। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता ही है मीटर पर सेकंड, तो दिस विल बी एल टी माइनस 1। इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एल से एल बेटा कैंसिल आउट हो गया, टी से ये कट गया। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आई बच्चे वो आ गई बेटा एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। इसे आप जो है यहाँ पटअप करें ऊपर की तरफ, यहाँ आपने जब इसे डालेंगे तो दिस विल बी एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 इंटू एरिया है, एरिया बेटा क्या होता है मीटर स्क्वायर, दिस विल बी एल स्क्वायर। तो आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन आ गई, ये आ गई बेटा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। देखो आपको बता देता हूँ एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है। एक्स वाई प्लेन हो सकता है या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन, कोई भी प्लेन आपके पेपर में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए, लेकिन आपका प्लेन की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि बेटा एक्स वाई प्लेन में कोई चीज है, मान लो जैसे ये हमारा एक्स और वाई वाला सारा एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा, बेसिकली एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो यहाँ से थर्ड डायरेक्शन जा रही है जेड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है बेटा। वाई जेड में होगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स में आएगा। इसका मतलब उसका एरिया वेक्टर एक्स में आ जाएगा। यदि जेड एक्स है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा बच्चे, वाई एक्सिस में आ जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है एल साइड का जो कि कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई में रखा गया है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया बेसिकली क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया एल स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप आएगी। ध्यान रखना के कैप मीटर स्क्वायर। के कैप क्यों आई है, क्योंकि बेटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमें बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इसमें। बी की वैल्यू हमारे पास बी नोट 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखो हमारा जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो तीनों एक्सिस में है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है। आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। और बेटा मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि जो फ्लक्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखो बी की वैल्यू पुटअप करो फटाफट यहाँ पे। तो बी नोट 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट में आ गया बच्चे हमारे पास एल स्क्वायर इंटू के कैप। अब आपको पता हो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, आई डॉट आई जो सेम वाले होते हैं, जे डॉट जे और जो के डॉट के दैट इज इक्वल टू 1 होता है। यदि डिफरेंट वाले हैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, दिस विल बी इक्वल टू 0। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसमें करूंगा तो यहाँ पे आई डॉट के आएगा, ये 0 हो जाएगा पहला टर्म। जे डॉट के आएगा वो 0 हो जाएगा। के डॉट के बेटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्लक्स का, बी नोट तो यहाँ बाहर है ही ऑलरेडी, ये हो गया 4 इंटू एल स्क्वायर।
तो बेटा इसका आंसर आ गया 4b0 l²। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा 4b0 l²। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चे। अगला क्वेश्चन है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिस। देखो आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ से आप इजिली इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई रेडियस आपको गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा 0.2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस। आपके पास बेटा बी की वैल्यू भी गिवन है 1/पाई, इससे नहीं घबराना है, ये यूनिट लिखी हुई है जस्ट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज सच ए वे दैट इज द एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द बी। तो थीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है बेटा, सीधा इसी जो कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन था। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो यहाँ पे देखो जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो ये आता है बेटा बी ए कोस थीटा। देखो बी की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दो 1/पाई इंटू एरिया भी बेटा आपको पता है, पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 60। कोस 60 की वैल्यू डालो यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 0.2 का स्क्वायर इंटू कोस 60 क्या होता है साइन 30। साइन 30 मतलब 1/2। तो बेटा इसका स्क्वायर खोलो तो ये हो गया 0.04 डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा बच्चे 0.02। तो 0.02 आप आंसर देखें, तो पहला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एरिया वेक्टर, यहाँ पे हमें एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। इसे आप सेम वे में वही कंसेप्ट लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया था सोल्व, सेम वे में बेटा इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर आना चाहिए आपका 65 वेबर। WB का मतलब है वेबर। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये मैं आपको पहले निकाल चुका हूँ ना, जिसकी वैल्यू आई थी आई थिंक ML2 T-2 A-1। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है आपका। देखो ये NCERT एग्जाम तरह से उठाया है। यहाँ पे लिखा है अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एज हैज 6 कॉर्नर एट। देखो आप, मैं यहाँ पे एक डायग्राम समझाता हूँ आपको, एक्स वाई और जेड एक्सिस वाला। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लिया, ये बेटा हमने वाई एक्सिस मान लिया, ये हमने ले लिया बच्चे कितना जेड एक्सिस ना। आपके पास जो है एक लूप है जिसके 6 कॉर्नर बनाए गए हैं। पहला जो ए कॉर्नर है वो 0 0 0, इसका मतलब यही पॉइंट है आपका सेंटर वाला ना, ये आपका ए हो गया 0 0 और 0। ठीक है बेटा, दूसरा बी पॉइंट है बेटा L0 0 पे, इसका मतलब एक्स एक्सिस में है पॉइंट ना, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है L0 और 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है LL0, इसका मतलब x और y एक्सिस, मतलब यहाँ ये वाला प्लेन आएगा, इस वाले प्लेन में है, तो कहाँ है पॉइंट आपका L और L पे है, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ C। देखो ये L L और 0 हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है बेटा हमारा D0 L0, ये केवल y एक्सिस में है, x और z 0 है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0 L और 0। समझते रहना बेटा, देखो सारा खेल एरिया वेक्टर का आएगा बस। ठीक है, ई आपका ई पॉइंट है 0 L L, देखो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y और z प्लेन में है। y और z प्लेन कहाँ है, देखो y ये रहा, z ये रहा, इसका मतलब ये वाला प्लेन y z प्लेन है पूरा। तो यहाँ पे क्या है 0 L L, तो ये वाला कहाँ पॉइंट पड़ेगा हमारा, क्या है ई पॉइंट है, तो इसे हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ इस वाले z एक्सिस से भी L पे है और इससे भी L पे है, तो इसे मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ई पॉइंट हो गया बेटा, जिसकी वैल्यू है 0 L L, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। F पॉइंट है हमारा 0 0 L, ये z एक्सिस पे पॉइंट है, तो यहाँ ले लेते हैं इसको 0 0 L, ये हमारा F पॉइंट हो गया। आप सभी को कंबाइन कर दीजिए, यदि मैं सबको कंबाइन कर देता हूँ तो आपके पास देखो एक लूप बन जाएगा इस टाइप का, ये इस तरह का आपके पास एक सर्कल, एक एरिया टाइप का बन गया जिसकी 6 कोने हैं। ठीक है, ABCDEF ना। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा जो किस तरफ है आपके पास B0 I प्लस K कैप टेस्ला। ठीक है, मैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, एक्स और जेड एक्सिस में है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा क्या है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप ABCDEFA, तो आपको इन दैट ऑर्डर ABCDEFA, इस पूरे से आपको बताना है कि फ्लक्स कितना पास आउट होगा। तो बेटा देखो सारे फ्लक्स वाले खेल में आपको पता है एरिया वेक्टर का लोचा है सारा ना, तो बेटा आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है B.A होता है। तो अब आपको पहले बी तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि बी जो है किस तरफ है, आई और केक में है ना, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में है। बात है सारा एरिया वेक्टर, तो आपके पास देखो दो एरिया दिख रहे हैं ना, एक ये रहा आपका
एक आपका ये वाला है ए बी सी डी है, और आपका एक क्या है ए डी ई एफ है। तो अब देखो ए बी सी डी वाला एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ये एक्स वाई एक्सिस में है, और आपको मैंने बताया था पहले ही, यदि कोई लूप जो है एक्स वाई एक्सिस में हो, देखो एक्स वाई प्लेन में हो, तो बेटा उसका एरिया वेक्टर कहाँ आता है, जेड एक्सिस में आता है। यदि वाई जेड में हो तो कहाँ आएगा बेटा, एक्स एक्सिस में आएगा। तो अब देखो जरा इसका एरिया वेक्टर, इस वाले का जो एरिया वेक्टर है, जो इसका एरिया होगा, मान लो A1 है, वो कहाँ बनेगा, इसका एरिया कितना बनेगा, पहले ये देखो इसकी साइड क्या है, ये एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है, ये भी एल है, सारी एल है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो गया, लेकिन डायरेक्शन देखो ये एक्स वाई लूप प्लेन में है, इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ जाएगा, जेड में आ जाएगा। तो इसका इसका एरिया आ गया एल स्क्वायर के कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका देखो ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया मान लेते हैं हम A2 है। तो आपका एरिया कितना है, देखो ये भी इसकी साइड भी एल एल है, तो ये भी एल स्क्वायर बन गया, लेकिन इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, वाई और जेड में है, तो बेटा एक्स में आएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका आई कैप मीटर स्क्वायर। यदि मैं टोटल एरिया निकाल लूं, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के कैप प्लस एल स्क्वायर आई कैप। तो आपने एल स्क्वायर तो कॉमन लिया, आई कैप प्लस के कैप, ये आपका एरिया वेक्टर आ गया पूरा बेटा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आप दोनों को यहाँ पुट अप कर दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो बी आपके पास गिवन है आई प्लस के डॉट एल स्क्वायर आई प्लस के। ठीक है बेटा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ऑलरेडी कि जो आपका आई डॉट आई है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वन होता है, के डॉट के और जे डॉट ए वन होता है। मतलब जो सेम वाले होते हैं वो बच्चे वन होते हैं, और डिफरेंट वाले आपके क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। जब देखो आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी वन, तो ये आ गया हमारे पास बी नोट इंटू एल स्क्वायर। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा जीरो हो जाएगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसमें करूंगा जीरो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वन आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर से आ गया बी नोट इंटू एल स्क्वायर। तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा टू बी नोट इंटू एल स्क्वायर वेबर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, चेक करो आपका टू बी नोट एल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखो अभी भी आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जिसने अब तक जो चैनल पे नया है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए, एक अगला क्वेश्चन है बेटा, अ ग्राफ बिटवीन इंड्यूस करंट एंड टाइम इज शोन बिलो। आपके पास एक ग्राफ गिवन है करंट वर्सेस टाइम में, फॉर ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। आपके पास जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है कितनी है, 5 ओम है। व्हेन इट इज केप्ट इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसका मतलब वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा गया है इसको ना। पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कि फ्लक्स में कितना चेंज आएगा। अब देखो आपका ग्राफ किस में गिवन है, आई वर्सेस टी में गिवन है। यदि मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, या देखो आप जानते हैं बेटा करंट क्या होता है, करंट होता है आपका चेंज इन टाइम चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको ना। यदि मैं आई इंटू टी कर दूं, यहाँ पे आई इंटू डेल टी, दिस विल बी डेल क्यू आ जाएगा हमारे पास, और आई इंटू डेल की टी क्या होगा, इसका पूरे का एरिया अंडर द ग्राफ। यदि मैं यहाँ से एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेता हूँ, एरिया अंडर द आई इंटू ए टी ग्राफ ना, तो बेटा इसका पहले एरिया निकालो। तो एरिया क्या देगा आपको, डेल क्यू की चार्ज की वैल्यू दे देगा। इसका चार्ज कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 0.1 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 6, 0.2 है, ये कट गया यहाँ से 0.1, तो इसका हमारा चार्ज आ गया बेटा 0.6। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल जो ग्राफ से निकला, मेरे पास चार्ज निकला 0.6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का बेटा आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, आप ये देखो, देखो आपके पास आपने पढ़ रखा है कि जो ईएमएफ है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, सो वी हैव टू यूज दिस ना। तो ईएमएफ आपने पढ़ा होगा, फैराडे का जो लॉ होता है वो होता है जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बच्चे, उसकी वैल्यू होती है d∅dt। ये हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब हमें फ्लक्स ही चाहिए ना, तो फिलहाल थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। d∅dt, ई हमारा क्या होता है, ई होता है बेटा वोल्टेज, वी होता है आई इंटू आर, तो मैं इसे I इंटू आर लिख देता हूँ। और I को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I होता है डेल क्यू अपॉन में डेल टी इंटू आर इजकल टू माइनस का d∅dt हो गया। देखो dt तो कैंसिल आउट कर दो बेटा, हमें d∅ चाहिए ना, तो d∅ या चेंज इन फ्लक्स या डेल फाई लिखो, वो क्या आ गया हमारे पास माइनस का डेल क्यू इंटू आर। अब देखो डेल क्यू मैं ऑलरेडी स्लोप से निकाल चुका हूँ 0.6,
तो बेटा ये आ गया 0.6 इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटा, वो हमें गिवन है 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3 वेबर। माइनस साइन आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि यहाँ जो माइनस साइन दिखाता है ये केवल लेंस के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड देखेंगे तो हमारा कितना आ गया 3 वेबर, तो आंसर क्या है बच्चे 3 वेबर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल एट एनी इंस्टेंट, आपके पास इस बार फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। फ्लक्स है बेटा 5t³ माइनस का 50 इंटू टी प्लस का 200 वेबर, ये आपके पास फ्लक्स गिवन है जो कि टाइम वेरिंग है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बताना है, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सीधा फैराडे का लॉ लगा दीजिए, क्या होता है d∅dt होता है। यदि यहाँ बेटा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा होता तो आपका आंसर माइनस में आता, आपको फिर माइनस लेना जरूरी है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे जो भी हमारा फ्लक्स है उसको हम डिफरेंशिएट मार देंगे। तो आप यहाँ पे बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 5t³ माइनस का 50t प्लस का 200, देखो ये तो कांस्टेंट है हट जाएगा यहाँ से, इसको डिफरेंशिएट मारो 5 3 जा 15 इंटू टी स्क्वायर माइनस का 50 आ जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। अब टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड, तो यहाँ 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 50, तो कितना आ गया बेटा 2 2 जा 4 15 जो कि 60, तो 60 माइनस 50, तो बेटा इसका आंसर है 10 वोल्ट। मैं बता देता हूँ फिर भी ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं होता तो अब इसका आंसर -10 था, और आपको ऑप्शन में 10 भी रहेगा और -10 भी रहेगा। तो आपको यदि मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है तो आपको टिक करना है -10 पे, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए आपको जो है +10 पे टिक करना होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सेम टू सेम इसी पे बेस है, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस केवल डिजिट का चेंज है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसे आप खुद से ट्राई करना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, केवल डिफरेंशिएट मारना है बच्चे आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कोयल हैज एन एरिया ए नोट इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच चेंज फ्रॉम बी नोट टू 4b नोट, मतलब आपके पास जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड गिवन है, फील्ड कितना चेंज हो गया देखो 4b नोट हुआ है, पहले b नोट था, इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया 3b नोट ना। आपके पास एरिया गिवन है कितना है बेटा a नोट है, टाइम इंटरवल में गिवन है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल निकालना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, E इक्वल टू होता है आप जानते हैं d∅dt होता है, और आपको यहाँ एरिया पता है मैग्नेटिक फील्ड पता है, इसका मतलब फाई को चेंज कर लेते हैं बी और ए की फॉर्म में। फाई आप जानते हैं बेटा क्या होता है बी इंटू ए होता है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं इसे d/dt ऑफ बी इंटू ए तो बाहर आ जाएगा आपका, ये आ गया बेटा db अपॉन में dt। तो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ए तो हमारा ए नोट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है 3b नोट, तो ये बेटा 3b नोट आ गया, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम कितना है हमारे पास t है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा 3a नोट b नोट अपॉन में t। चेक कर लो आप बेटा कौन सा आंसर है 3a नोट b नोट अपॉन में t, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉइल ऑफ एरिया दिस, आपके पास एरिया गिवन है 0 बेटा देखो कोशिश किया करो जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है ना आप सबसे पहले उसे लिखें, क्योंकि उससे क्या होता है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, किस तरह का इसमें फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। यदि आप वेरिएबल लिखेंगे क्वेश्चन बड़ा सा देख के डर जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है बेटा। एक और बात बता दो आपको, जिसने इस चैप्टर की पीवाईक्यूज नहीं देखी है तो वो जाके पीवाईक्यू देखे, थोड़ा सा और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है आपके 3 और 5 4 3 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है एकदम से पक्के हो जाएंगे आपके ना। कंसेप्ट वाइज मैंने हर क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है जो अब तक प्रीवियस ईयर्स में आया है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। इसका एरिया कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर है, आपके पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है, आपके पास जो कोयल है कितने टर्न्स है उसमें बेटा 100 टर्न्स है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ देखो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी पता है बेटा इसमें 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। is acting normally to the coil surface if this magnetic field is reduced to 0 in this, देखो आपको बता रहा है कि जो टाइम आपका चेंज हो रहा है, जो चेंजिंग टाइम है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है वो भी आपके पास है डेल टी ना, देन द इंड्यूस ईएमएफ, ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप ई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, E इक्वल टू वही सेम हो जाएगा d∅dt, if there are n number of turns so we have to multiply by n, so this will be n into d/dt of 5, फिर आपका बेटा वो b into a हो जाएगा, तो आप यहाँ से फिर a बाहर आ जाएगा तो n a, ये हो गया बेटा db अपॉन में dt। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है चेंज, यहाँ से 0 हो रहा है, इसका मतलब चेंज कितना है 0.4 ही है,
तो एन की वैल्यू आप पुटअप करो 100, एरिया वैल्यू पुटअप करो बेटा 0 पॉइंट कितनी है 4 है ये 0.4 इंटू चेंज कितना हो रहा है बेटा 0.04 डिवाइड बाय टाइम कितना है 0.01, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया इस जीरो से ये हट गया, तो 4 चौक 16 इंटू 10, तो ये हो गया 160 वोल्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या है 160 है। अगले क्वेश्चन देखो बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूंगा कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ढंग से समझना। देखो क्या है लिखा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द, आपको फाई की वैल्यू बतानी है, फ्लक्स लिंक विद ए कोयल। आप जानते हैं कि बेसिकली फ्लक्स क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए, या जो मैंने अभी बताया था बी ए कोस थीटा। ठीक है बच्चे, ये हमें पता है, नंबर 1 क्वेश्चन दे देते हैं इसको ना। फिर बोल रहा है कि विद ए कोयल रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ। आपको जो है फेज डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, फ्लक्स के और ईएमएफ के बीच में। आपको पता है कि ईएमएफ क्या होता है, ये होता है बेटा माइनस का डी फाई बाई डी टी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, ये हो गया बेटा बी ए कोस थीटा। आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट मारिए, ठीक है। जब आप इसे डिफरेंशिएट मारेंगे आपको पता है माइनस का बी ए बाहर आ गया, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा माइनस का साइन थीटा, ये यहाँ प्लस का बन गया, तो जो आपका ईएमएफ आया दिस विल बी बी ए साइन थीटा। यदि मेरे को इनका फेज का चेंज कंपेयर करना है सो हमें साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी ए, साइन की वैल्यू कोस की टर्म में क्या हो जाएगी, कोस यदि 90 प्लस थीटा लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू किसके बेटा साइन थीटा के। अब देखो हमारे पास फ्लक्स किया है, फ्लक्स का है बेटा बी ए कोस थीटा, और आपका जो ईएमएफ आया वो आया बेटा हमारे पास बी ए कोस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2। अब आप यहां से इन दोनों इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं कि किसका फेज चेंज है, कौन आगे है कौन पीछे है। तो आप देखो जरा, यहाँ थीटा है एंगल फेज, यहाँ थीटा प्लस पाई बाई 2 है, इसका मतलब बेटा दोनों में फेज कितना चेंज हो रहा है पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे पाई बाई 2। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है, ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है अ मेटेलिक रिंग इज अटैच विद ए वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, ये वो दीवार है जिसपे मेटेलिक रिंग अटैच हो रखी है। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज बोथ नियर इट द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ आपको ना, आपने लेंज लॉ पढ़ रखा होगा। लेंज लॉ होता है कि भाई जब जब आपका फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसको अपोज करने के लिए कोयल ना अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करती है, जो किसके हिसाब से होता है लेंज के हिसाब से चलता है। लेंज ने एक बात बताई थी आपको, मैं बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक सर्कुलर लूप है, इसमें आपका करंट चल रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, समझते रहना, एक चीज बता रहा हूँ उसका इस क्वेश्चन में लिंक करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक का मतलब होता है बेटा ऐसे ना, कि यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से करंट नीचे आ रहा है। यदि यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है तो मैं इसे ऐसे करा सकता हूँ, देखो ये इधर ये नीचे ना, देखो ये किस तरह दिख रहा है, नॉर्थ की एन बन गया ना यहाँ पे, इसका मतलब यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, दूसरी बात, यदि करंट की डायरेक्शन मैं क्लॉकवाइज कर दूं, ये ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है, ये आपका बच्चे क्या है क्लॉकवाइज करंट है, तो करंट क्या है ऐसे जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे जा रहा है, यदि मैं इसको मिला दूं ऐसे, इट एक्ट एज ए साउथ पोल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा कि भाई कोयल उसका अपोज करेगी जब जब उसमें कोई ना कोई फ्लक्स में चेंज आएगा। तो अब आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो पास जा रहा है, इसका मतलब कोयल के पास नॉर्थ पोल जा रहा है, तो कोयल क्या काम करेगी, उसका अपोज करेगी। अपोज करेगी तो क्या होगा बेटा, क्योंकि अपोज क्यों करेगी, आप देखो यहाँ कोयल नीचे रखी हुई है, यहाँ आपकी मैग्नेट है, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, यहाँ पे देखो ये बेटा कोयल है आपके पास, ये आपकी मैग्नेट यहाँ रखे है, सपोज करो नीचे ना, ये नॉर्थ है बच्चे, ये साउथ है। अभी मैं उसे मूव नहीं करा रहा हूँ, केवल अब इसे मैं यही रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, तो यहाँ से लाइंस निकल रही होगी ऐसे ऐसे करके ना, ये एक लाइंस निकली, ये आई लाइंस निकली, अगली लाइन ऐसे भी होगी, एक लाइन ऐसे है, फिर लाइन ऐसे है, फिर लाइन ऐसे है। तो अब देखेंगे जब ये मैग्नेट यहाँ रखी हुई है तो इस कोयल के अंदर से कितनी लाइंस पास आउट हो रही है, आप काउंट करें, 1 2 3 4। फिलहाल जो इसकी लाइंस है वही क्या है, इसका फ्लक्स है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी गिवन एरिया से कितनी लाइन पास आउट हो रही है। तो बेटा यहाँ इस गिवन एरिया से लाइंस कितनी हो रही है पास आउट, 4 ना, इसका मतलब इसका इनिशियली फ्लक्स कितना है 4।
अब क्या होगा बेटा, देखो वही कोयल में सेम बना दी, लेकिन मैं इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। मैग्नेट पहले यहाँ पे थी, इस बार मैं मैग्नेट को यहाँ ले आया ना। नॉर्थ पोल आगे आ गया, साउथ पोल पीछे है। ठीक है बेटा, आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो जैसे ही मैग्नेट आगे चल के आएगी तो इसका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी अंदर आ जाएगी। ये अंदर जाते ही कॉइल से टच किया, फ्लक्स में इंक्रीमेंट आया, फ्लक्स की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 6 हो गई। फिर मैं इसे और अंदर ले आता हूँ, अभी पोजीशन यहाँ पे थी, मैंने फिर यहाँ कोयल बनाई आपको समझाने के पर्पज से, मैं फिर बेटा इसे अंदर ले आया ना। आप देखेंगे इस बार जो और दो लाइंस थी यहाँ पे, ये वाले भी अंदर चली जाएगी। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे आप कोयल को, मैग्नेट को नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं तो उसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है। 4 से 6 हुआ, 6 से बेटा 8 हुआ ना। और अकॉर्डिंग टू फैराडे के होता क्या है, जब जब आपका फ्लक्स में चेंज आएगा d∅dt, तब तब बेटा आपका क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और किधर होगा, डायरेक्शन दिखाता है माइनस साइन। ये क्या होता है, लेंज लो, जो मैं आपको बता रहा था अभी ना। लेंज लो क्या होता है कि जब भी कहीं पर भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के साथ, तो वहां पे उसको अपोज करने के लिए कोयल अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करती है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। देखो बेटा, जब ये मैग्नेट नीचे आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जो मैं आपको अभी समझा रहा था। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या करेगा, कोयल उसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि अपने अंदर करंट चलाएगी तभी तो फील्ड बनेगा भाई। अब क्या करती है, फील्ड किधर बनाएगी, ऊपर की तरफ ना, क्योंकि वह नीचे फील्ड बढ़ा रहे हैं आप, तो ये ऊपर फील्ड बढ़ाएगी। और या एक कॉमन सेंस वाली बातें सोच सकते हैं आप कि देखो बेटा, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कोयल अपने अंदर नॉर्थ पोल ही क्रिएट करेगी। और नॉर्थ पोल क्रिएट कैसे होता है, आपको मैंने बताया था अभी, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएगी। इट मींस क्या है कि ये कोयल जो है अपने अंदर ऐसे करंट चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि बेटा देखो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपका क्या बनेगा, नो, इधर से देखेंगे मेरी तरफ से, तो आपका जो है ये नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ये ऐसे नॉर्थ पोल बन गया, तो क्योंकि नॉर्थ को नॉर्थ ही अपोज कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। देखो बेटा, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा और आपका कंसेप्ट अच्छे से हो जाए ना, या किसी को मैं भी समझाऊंगा जरूर यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट किसी को समझ में ना आए, कोई छोटी मोटी चीजें रह जाए, तो भी आप मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है वीडियो का, वो 10 मिनट की वीडियो है बेटा केवल, उसमें मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होती है। क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम जो खेला है ना, वो सारा बेटा डायरेक्शन का ही है। यदि आपको डायरेक्शन समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, सीख जाएंगे क्वेश्चंस करना ना। केवल 10 मिनट की वीडियो है, आप उसे अच्छे से देखें, उसमें एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप उसके बेस पे, जो वीडियो है उसके बेस पे आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट एकदम बोल्ड अप हो जाएगा अच्छे से ना। चलो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग। देखो आपके पास एक तार गिवन है यहाँ पे ना, इसमें आपका करंट चल रहा है बेटा ए से बी की तरफ ना, ये आपका आई करंट है, और वो क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ओके, आपके पास यहाँ एक कॉइल गिवन है, ये आपकी कॉइल रखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप, ये आपका लूप रखा हुआ है। आपको बताना है कि इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। देखो आप एक बात समझो, आपको मैंने ये बताया था कि लेंज लो क्या बोलता है कि जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब क्या होगा आपका बेटा, ईएमएफ जनरेट होगा, और उसको अपोज करने के लिए, या फ्लक्स का चेंज क्या अपोज करने के लिए कोयल क्या करेगी, अपने अंदर एक करंट जनरेट करेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैं समझा रहा हूँ, देखो समझो बेटा। ठीक है, अब आपका करंट कहाँ है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ए से बी की तरफ है बेटा। यदि मैं ए से बी की तरफ देखूं तो यहाँ पे इस तरफ मैं देखूं इसको, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो कैसे आएगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे बन रही है बेटा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे निकल के आएगा, प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटा, आप इसे जो है राइट हैंड रूल से लगा सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल को आप यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो वहां से आपका जो डायरेक्शन है वो कैसे आ रहा है बेटा, आउटवर्ड आ रहा है। अब यहाँ लिखा है करंट की डायरेक्शन, करंट जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब होता है कि करंट बार बार कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा था वो धीरे धीरे घट रहा है। धीरे धीरे घटने का मतलब क्या है कि कॉइल उसका अपोज करेगी, कॉइल क्या चाहेगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड घटे ना, तो वो क्या काम करेगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ घट रहा है ना, तो ये क्या काम करेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी लाइंस पीछे कम हो रही है ना, आपकी लाइंस पीछे की तरफ कम जा रही है। धीरे धीरे लाइंस, पहले मान लो 10 आ रही थी, यहाँ से निकल रही थी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अब 8 आ रही है, फिर 7 आ रही है, फिर 6 आ रही है, तो आपका फील्ड कहाँ घट रहा है, पीछे की तरफ, कॉइल बनाएगी ऊपर की तरफ। तो बेटा आपके डायरेक्शन क्या आएगी, राइट हैंड रूल के हिसाब से ही इसमें आनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसका आंसर बेटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन हो, इसमें क्या होता है कई चार पार्ट्स है इसके अंदर, कि यहाँ पे करंट इस तरफ है डिक्रीजिंग है, या मैं इसको यहाँ पे इंक्रीजिंग कर दूं, या फिर यही वायर है इस बार करंट बेटा मैंने इधर कर दिया डिक्रीजिंग कर दूं या फिर इंक्रीजिंग कर दूं। और एक और केस बनता है कि नीचे भी एक लूप है ऊपर भी एक लूप है। तो इस तरह के इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप एक बार जो 10 मिनट की मैं बता रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बेटा आप उसको देखें, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेंस लो को आप यूज कैसे करना है। ठीक है बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा सेम क्वेश्चन ये भी वही है डायरेक्शन वाला ही ना, इसे भी आप उसी वीडियो से कंफर्म करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा, यहाँ पे देखो लिखा है क्वेश्चन में, मैच द कॉलम 1 एंड 2, आपके पास दो कॉलम गिवन है, यहाँ डिफरेंट शेप गिवन है लूप की, और आपकी यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन है। आपको बताना है मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपको अच्छा ऑप्शन यहाँ गिवन है 4, ए बी सी डी ये बेटा पहला ऑप्शन है ए, ये बी, ये सी, ये डी ना। आपको बताना है करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पहले वाले केस में कैसे चलेगी, दूसरे में कैसे चलेगी, तीसरे में कैसे चलेगी आपकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखो, जो इसका जैसे ये वाला लूप है आपका ना, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो जब ये बाहर आ रहा है तो आपको करंट की डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन का क्या यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे हम यूज करते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ना। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं यहाँ पे ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपका जो है इस तरह से आपका ये राइट हैंड है, ये जो आपका थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखाता है, सॉरी ये दिखाता है बेटा डायरेक्शन ऑफ द, ये आउटवर्ड मोशन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन दिखाता है, ये दिखाता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो आपकी फिंगर है वो दिखाती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, यदि आप यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो देखो कैसे आएगी, यहाँ पे ए में ना इसकी डायरेक्शन आनी चाहिए बेटा बी सी डी ए बी, हाँ यहाँ पे डायरेक्शन बच्चे ऐसे आएगी बी सी डी ए बी। तो ए का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आर। तो ए में आर देखो बेटा दो ऑप्शन है ए में आर के ना, ठीक है ये है ना। अब दूसरे बी को देखते हैं, जब आप बी को देखो यहाँ पे भी ये ट्रायंगुलर लूप बाहर आ रहा है, सेम वही आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया, तो जो यहाँ आपकी डायरेक्शन आनी चाहिए वो आनी चाहिए बेटा, देखो इसमें भी वही चलेगा लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज आ जाएगा बी ए सी बी, इसका मतलब ये आंसर है इसका पी ना। तो बी का पी पार्ट, इट मीन्स आपका आंसर इसमें क्या होगा डी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर एग्जैक्टली ना। तो आप इसे देखो, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं आया तो बेटा एक बार ना जाके वो 10 मिनट की वीडियो जरूर देखें, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली लगाना सीख जाएंगे जिसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है बेटा एन एरोप्लेन हैविंग ए विंग स्पैन ऑफ 35 मीटर। आपके पास लेंथ पता है 35 मीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, फ्लाई ड्यू नॉट विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। आपको जो है स्पीड भी पता है, वेलोसिटी पता है आपके पास 90 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, आपके पास बी की वैल्यू भी गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 टेस्ला, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टिप ऑफ द विंग्स इज। देखो बेटा ये आपका मोशनल ईएमएफ वाला केस है, तो जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है वो होती है बेटा डायरेक्ट BLV। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुटअप कर दो सीधा, एल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ही, और वी की वैल्यू भी पुटअप कर दो। इसको आप सिंप्लीफाई करो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, आप जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो मे बी इसका आंसर होना चाहिए कितना 126, ये वाला आंसर होना चाहिए 0.126, क्योंकि 10 की पावर -5 है ना इसलिए, तो 0.126 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन करनी है बच्चे आपको। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 51। देखो बेटा थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक स्क्वायर लूप ABCD इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन विद वेलोसिटी। देखो ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन इट्स ओन प्लेन इसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ये बाहर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड या EMF इज इंड्यूस्ड इन AD बट नॉट इन BC, in BC but not in AD, neither in AD nor BC, in both AD and BC। आपको बताना है कि किस में जो है EMF या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसमें EMF इंड्यूस ही नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है यार, प्लेन से बाहर निकलेगा या प्लेन में एंटर करेगा तब इसका एरिया में चेंज आएगा। यदि प्लेन के अंदर ही है वो, तो बेटा किसी में भी डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बेटा ईएमएफ जनरेट ही नहीं हो सकता यहाँ पे ना। इसलिए इसका आंसर क्या है? नाइदर इन एडी नॉर बीसी ना, क्योंकि यहाँ लिखा है इन ऑन प्लेन ना। यदि ये बाहर आता तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता, कम होता, यदि अंदर जाता तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता, उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन आती। ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी मैंने उसमें वहां जो वीडियो बता रहा था मैं उसको, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है ऐसा कि यदि आपका ये बाहर आता है या फिर ये अंदर जाता है ऐसा लूप, तो करंट की डायरेक्शन कैसे इंड्यूस होती है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर इन एडी नोर इन बीसी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A copper rod of length L rotate about its end with the angular velocity omega in uniform magnetic field B। आपके पास एक ये कॉपर की रोड है, इसकी लेंथ L है, ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है बेटा ऐसे ऐसे, ये B मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। ओके ठीक है, मतलब एक तरह से पूरा ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है बेटा, The EMF developed between the ends of the rod if the field is normal to the plane of the rod। मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि यहाँ पे जब एरिया में चेंज आएगा, नॉर्मल सी बात है भाई, फ्लक्स में चेंज आएगा, तो आपको ये बताना है कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। देखो बेटा, इसका आप रट्टा मार लेना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है, लेकिन कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि आप जानते हैं बेटा ईएमएफ क्या होता है? माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है। माइनस साइन केवल लेंज लॉ के हिसाब से डायरेक्शन बताती है। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी है। यदि मैं एक पूरे राउंड की बात करूं तो बेटा टाइम तो हमारा टाइम पीरियड टी हो जाएगा। फाइव क्या होता है? बी इंटू ए होता है। यदि मैं बी लिखूं, यहाँ बी को बी छोड़ देते हैं, एरिया कितना होगा बेटा? देखो इसका ये पूरा सर्कल है तो एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमारी रेडियस हो जाएगी एल स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? देखो ओमेगा में आंसर आना चाहिए, तो आप जानते हैं ओमेगा होता है बच्चे 2 पाई बाई टी। यहाँ पे सीधा रख दो, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये हो गया बच्चे 2 पाई बाई ओमेगा। पाई से पाई बेटा कैंसिल आउट हुआ, ओमेगा घूम के ऊपर चला गया, 1/2 नीचे है ही, तो बेटा ये हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ऐसे इसका ये आंसर आता है, फ्लक्स जो जनरेट होता है ईएमएफ। ठीक है बेटा, लेकिन आपको इसे याद कर लेना है क्योंकि टू द पॉइंट आप इसे यूज करेंगे वहां पे ना जब न्यूमेरिकल्स आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे बार बार वहां ड्राइव करके देखेंगे मेरी तरह से। मैंने आपको बता दिया है कि ये आता कैसे है, लेकिन बच्चे आप ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ 2 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड रोटेट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू पता है कितनी है बेटा? 200 रेडियन पर सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है बच्चे, about an axis normal to the road passing through its end, the other end of the road is in the contact with a circular metallic ring, a constant magnetic field। यहाँ B की वैल्यू भी बेटा हमें पता है 0.5 टेस्ला। Parallel to the axis exist everywhere, the EMF developed between the center and the ring is। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, ये तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपका EMF है वो निकालना है, क्योंकि आपकी रोटेट कर रही है वो जो मेटेलिक रोड है वो आपकी रोटेट कर रही है। सेम ऊपर वाले कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस पे आपका फॉर्मूला क्या होता है? बी ओमेगा एल स्क्वायर। सीधा आप डाल दो यहाँ पे 1/2। बी की वैल्यू बेटा आपको पता ही है 0.5 है। ओमेगा कितना है आपके पास? ओमेगा आपके पास 200 है, ये 200 हो गया इंटू रोड की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, तो बेटा 2 आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट से ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ये तो बेटा आपका कितना आ गया? 2 का यहाँ एल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है बेटा ये ना। ठीक है, तो यहाँ 1 2 कट जाएगा, 1 2 रह जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका 200 आ जाएगा बस ये सीधा। ठीक है ना, 200 वोल्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount del phi in del t। ठीक है, then the total quantity of the electric charge which is passing during the time। ये देखो फॉर्मूला है जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया था अभी ना, चार्ज और फ्लक्स के बीच में, वो क्या आया था? वो यहाँ से निकाला था ना हमने, E इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी। माइनस तो छोड़ दो कोई बात नहीं। देखो E क्या होता है? वोल्टेज होता है, ये मैं दोबारा बताया था आपको। V होता है ये ना, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो ये बेटा बन गया माइनस का डी फाइव बाई डी टी। और I हमारा करंट होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी हो गया, ये इंटू आर माइनस का डी फाइव बाई डी टी। डी टी डी टी हटा दो बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया? डी क्यू इंटू आर इक्वल टू हो गया डी फाइव। अब देख लो कौन सा आंसर है। देखो क्यू की फॉर्म में आंसर है, इसका मतलब डी क्यू क्या हो जाएगा बेटा? डी फाइव अपॉन में आर हो जाएगा। तो ये देखो कौन सा आंसर है? डी फाइव अपॉन में आर, इसका मतलब डी आंसर है इसका। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डी फाइव अपॉन में आर। ठीक है,
एक भी कहीं प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज समझा रहा हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है बेटा। ऐसा ना हो कि आप को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन कैन बी रिटन एज, देखो आपको यहाँ इंडक्टेंस की यूनिट बतानी है, मतलब क्या है कहने का कि सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका एल होता है ना, उसकी यूनिट बतानी है आपको। और एक बात और ऑब्जर्व करना, देखो बेटा यूनिट तो किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल लिखे हैं आपको उसी फॉर्म में देखना है। देखो यहाँ मैक्सिमम वोल्ट की फॉर्म में लिखी है ना, यहाँ वोल्ट है जूल है ना। तो आप देखो, आप ये देखो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जो भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चे माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन वाली वीडियो में करा रखे हैं कई सारे, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको एल निकालना है ना, तो आप एल निकाल लीजिए इजीली, ये क्या हो जाएगा ई इंटू डी टी अपॉन में डी आई। यदि मेरे को यूनिट ही निकालनी है तो बेटा ई हमारा क्या होता है, ये वोल्टेज है, तो ये तो वोल्ट हो गया, dt हमारा सेकंड हो गया पर एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। देखो आपका ये रहा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो इसलिए आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि भाई कौन सा वेरिएबल गिवन है, उसी हिसाब से आपको जो है एल की यूनिट निकालनी है। वरना यूनिट तो बेटा यहाँ से भी निकल सकती थी कि एल इजकल टू फाई अपॉन आई होता है, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो यहाँ से आप इसकी वेबर डाल देते डिवाइड बाई एम्पियर, तो बेटा वेबर पर एम्पियर भी यूनिट हो सकती है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि फॉर्मूला कौन सा फिट करना है, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल डिपेंड्स ऑन, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। आपको पता होगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, यदि मैथमेटिकली वैल्यू देखी जाए तो बेटा ये होता है म्यू नोट N1 N2 A इंटू एल। यदि मैं कैपिटल एन की फॉर्म में लिखूं तो म्यू नोट N1 N2 A अपॉन में आ जाएगा बच्चा एल ना, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली डेफिनेशन है कि जब भी आपके पास दो कॉइल है, सपोज करो आपके पास, मैं बता देता हूँ हल्का सा, ये कॉइल है एक, ये कॉइल नंबर 2 है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि यदि मैंने दूसरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जैसे मैं यहाँ पे की को क्लोज करता हूँ तो आप ऑब्जर्व करते हैं इस वाली कॉइल में जो है करंट में चेंज आना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसको टच करती है, तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज आता है। और अकॉर्डिंग टू फेराडे जैसे ही फ्लक्स में चेंज आता है तो बेटा इस दूसरी कॉइल के अंदर भी ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस होता है। दिस फिनोमेना इज said to be mutual inductance, ठीक है, कि whenever we flow a changing current in primary coil then there will be some induced EMF या current in the secondary coil. This phenomena is said to be mutual inductance. तो बेटा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मीडियम बिटवीन द कोइल, ये बात सही है क्योंकि देखो यहाँ लिखा है म्यू नोट ना फॉर्मूले में, तो इसका मतलब वैक्यूम पे है ये तो ना, यदि मैं इसको म्यू कर दूंगा तो बेटा इस पे डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर ना, ये तो सही बात है। डिस्टेंस बिटवीन द कोयल, दोनों के बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। मान लो मेरी कोयल यहाँ पर है अभी फिलहाल तो इनके बीच में, यदि मैं इसको उठा के दूसरी कोयल को यहाँ रख देता हूँ तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या पता इस कोयल की जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ तक पहुंचे ही ना, वो यहीं से बैंड हो जाए वापस ना, ऐसे घूम जाए, तो यहाँ आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फिनोमेना समझ में ही नहीं आएगा कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेटा डिस्टेंस पे मैटर करता है। दूसरी बात ओरिएंटेशन ऑफ द कोयल, ये भी फैक्ट्स है कि भाई ओरिएंट किस तरीके से कोयल रखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आती है। अभी अगला क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है इस चीज के लिए कि ओरिएंटेशन को समझाने के पर्पज से, इसका मतलब बेटा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, सारी चीजों पे ये डिपेंडेंट होता है। अगले क्वेश्चन में आओ, देखो मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे डिपेंडेंट है। लिखा है बच्चे टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज इफ एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन एज शोन इन द फिगर देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। आपको एक पहले एक ऐसे बना रखा है, दो कॉइल है, एक नंबर ये 2 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर 2 नंबर, ये 1 नंबर बच्चे ये 2 नंबर, ठीक है। ऐसी कॉइल रखी हुई है ना, आपको पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति में 1 2 या 3 में किसमें फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, 1 में 2 में 3 में, यस बेटा सब में सेम रहेगा। आप एक बात ऑब्जर्व करो, देखो फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ होगा बेटा, जहां आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी। आप देखो ये वाली कॉइल कैसे रखी है, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे ऐसे ना, इसके अंदर से ऐसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो इसकी शेप भी ऐसे रखी हुई है एक के ऊपर एक ना, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वो इससे पास आउट भी हो जाएगी। जितनी लाइन यहाँ से जाएगी कोशिश रहेगी उतनी लाइन उसके अंदर से पास आउट होगी। यदि मैं इसकी बात देखो, देखो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलनी चाहिए ना, इसके अंदर ऐसे निकलेगी लाइंस, लेकिन यहाँ से लाइंस कैसे निकलेगी ऐसे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी कॉइल की लाइंस है वो इसको टच ही नहीं करेगी एक भी, तो इसका मतलब यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे में बेटा यहाँ लाइंस निकलेगी ऐसे ऐसे, देखो कॉइल के अंदर से यहाँ पे लाइंस आएगी ऐसे ऐसे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों केसेस में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं।
केवल किसमें होगा, इसमें होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा लाइंस इसी में जाएगी। इसका मतलब पहला इसका आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम इन सिचुएशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। इसलिए बोल रहा था कि ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट होता है, मतलब स्थिति कैसी है, किस तरीके से रखा गया है, उस पर डिपेंडेंट है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल is increased 2 times each, the mutual inductance will be। मैंने आपको अभी बताया था पीछे एक फॉर्मूला कि m इज इक्वल टू होता है बेटा n1 म्यू नोट n1 n2 a इंटू एल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n1 इंटू n2 पे। आपने क्या काम करा, दोनों को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो बेटा ये भी दुगना हो गया, ये दुगना, इसका मतलब 4 गुना हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन क्या हो, टू कोयल ए एंड बी हैविंग टर्न्स 300 एंड 600, एक में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा 300 है, n1 की वैल्यू मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 300, दूसरे में बेटा कितनी गिवन है n2 600 गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आर प्लेस नियर ईच अदर ऑन पासिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई की वैल्यू बेटा हमें पता है 3 एम्पियर है, ठीक है बेटा, इन ए, अच्छा I1 मान लेते हैं इसको, फिर फ्लक्स लिंक विद द ए इज, ∅1 भी पता है हमें, ∅1 की वैल्यू है बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वेबर, ओके, एंड बी, एंड विद द बी इट इज इतने, तो ∅2 की वैल्यू भी पता है हमें, ∅2 की वैल्यू है बेटा 9 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 5 वेबर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज, आपको कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है, तो बेटा ये तो आप नॉर्मली कंसेप्ट लगा सकते हैं, फॉर्मूला एक बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अब देखो आपको पता है कि जो फाइव, जो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, यदि वो कैपिटल एन की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा म्यू नोट n1 n2 a अपॉन में l, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो अगली बात देखो, इसे सिंप्लीफाई कर लो बस सीधा आप ना, यहाँ से आप जानते हैं कि जो आपका कोयल है एम का फॉर्मूला ये बना हमारे पास, यदि मैं दूसरे उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला जाए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होगा आपका, सॉरी एल का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस वाला ना, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे गिवन है क्या, फ्लक्स लिंक विद द, आपको फ्लक्स गिवन है 5 और दूसरी कोयल के साथ में गिवन है बेटा 5 और 5 दोनों गिवन है आपके पास में यहाँ पे। यदि मैं पहली कोयल का देखूं तो 5 क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होता है म्यू नोट इंटू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है एल इज इक्वल टू म्यू नोट n1 स्क्वायर एल इंटू ए, ये होता है बेसिक ना एल की वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ना, यदि पहली कोयल की बात कर रहे हैं तो। यदि मैं इसे कैपिटल एन की फॉर्म में लिखूं तो बेटा ये बनेगा म्यू नोट n1 स्क्वायर ए अपॉन में एल। अब यहाँ कैपिटल एल को चेंज कर लेते हैं फ्लक्स में, तो दिस विल बी 5 अपॉन में ए बन जाएगा आपका, ठीक है ना, सॉरी 5 अपॉन में आई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो जो 5 का फॉर्मूला आया फ्लक्स का, दिस विल बी म्यू नोट n1 स्क्वायर ए अपॉन में एल इंटू आई, ये आपका फ्लक्स आ गया। इस 5 को और इस m को दोनों को आपस में डिवाइड मार दो, जैसे ही आप डिवाइड मारते हैं, ये 5 है ध्यान रखना पहली कोयल का जो हमें गिवन है, जब आप दोनों को डिवाइड मारेंगे तो m अपॉन 5 आपके पास आ गया, 5 की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। जैसे हम डिवाइड मारेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 n2 कट जाएगा, यहाँ n2 बाई n1 इंटू आई आ जाएगा बस केवल। आप सारी वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, देखो m निकालना था तो ये आ गया बेटा 5 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 इंटू आई। अब देखो सारी वैल्यू आपको पता है, 5 की वैल्यू बेटा कितनी है 600 है, सॉरी n2 की वैल्यू आपकी 600 है, 5 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 है, डिवाइड बाई n1 नंबर ऑफ टर्न्स बेटा 300 है, इंटू आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 एम्पियर है। इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये कट गया दोनों जीरो, 3 से यहाँ 2 आ गया, ये 2 से यहाँ 0.4 आ गया 3 से, तो 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये आपका आंसर है बेटा इसका, ठीक है। तो इसे आप चेक कर लीजिए कौन सा है, तो 0.8 है तो ये आ जाएगा 8 × 10 की पावर माइनस का 5 हेनरी, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में लिखा है टू कोयल एक्स एंड वाई आर प्लेस इन सर्किट सच दैट द करंट चेंजेस बाय 3 एम्पियर इन कोयल एक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज 1.2। आपके पास करंट का चेंज पता है, पहले फ्लक्स का चेंज भी पता है आपके पास 1.2 वेबर है, और आपके पास करंट की वैल्यू भी पता है कि जो चेंज हो रही है वो कितनी है 3 एम्पियर है। आपको निकालना क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये तो आप बता दो सीधा, एम की वैल्यू क्या होता है बेटा, एम इक्वल टू होता है डी, एम की वैल्यू सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं 5 अपॉन में आई होता है, तो चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन करंट, तो सीधा डेल 5 अपॉन में डाई,
तो 1.2 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया बेटा 0.4। तो आंसर क्या है 0.4 हेनरी। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 90। ये लिखा हुआ है, यहाँ है बेटा क्वेश्चन नंबर 90, क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइड। आपके पास दो सर्कुलर लूप है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये कई बार बेटा बोर्ड में भी आया है, ठीक है। तो आपके पास दो लूप है, एक ये लूप है मान लेते हैं, एक दूसरा मान लेते हैं दूसरा लूप है, और दोनों क्या है कंसेंट्रिक है, इसका दोनों का सेंटर एक ही है, लेकिन r1 की वैल्यू ज्यादा है r2 से। इसका मतलब ये मान लेते हैं ये r1 है बेटा, ये इसकी रेडियस मान लेते हैं r2 है, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपको m की वैल्यू बतानी है कि m किस पे डिपेंडेंट है। आप एक बात देखो, पहले मान लेते हैं कि करंट किस में फ्लो कर रहा है। सपोज करो करंट मैंने मान लिया कि सेकंड कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें मैंने करंट लिया कि I1 करंट ले लिया मैंने, सपोज दैट ना। तो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से, अब देखो ये हमारा बाहर वाली कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा R1 है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 है। तो यदि मैं बायोट सेवर्ट लॉ को थोड़ा सा रिमाइंड करूं तो आपने पढ़ रखा होगा कि यार सर्कुलर कॉइल की वजह से जो सेंटर पे फील्ड बनता है, मान लो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड बना B2 क्योंकि सेकंड नंबर कॉइल है, या फर्स्ट नंबर B1 ले लेते हैं इसको ना, वो कितना बनता है बेटा, वो बनता है म्यू नोट I अपॉन में 2R। तो I कितना हमारा I1 और R कितना है R1, तो दिस विल भी इतना ना। तो बेटा ये इतना फ्लक्स बन रहा है, इतना फील्ड बन रहा है यहाँ पे इसके सेंटर में ना। ओके यहाँ इतना समझ में आ गया, फील्ड निकल गया, हमें हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ना। ये क्या होता है बेटा, ये होता है फ्लक्स अपॉन में करंट ना, ठीक है। ये होता है फाई अपॉन में आई, तो हमें फ्लक्स निकालना है अभी ना। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जो ये वाला जो हमारा एरिया था छोटे वाला जिसका रेडियस कितनी है R2 है, ये लिंक होगा उससे ना, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। और फ्लक्स क्या होता है बेटा, B इंटू ए होता है। आपके पास फ्लक्स की वैल्यू गिवन है बच्चे म्यू नोट I1 डिवाइड बाई 2R1 इंटू एरिया आपका किसका हो जाएगा, छोटे वाली कोयल का जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर। आपका ये आ गया, ये फ्लक्स आ गया आपका हमारा, ठीक है। अब इसको यहाँ उठा के रख दो इधर, तो बेटा फ्लक्स की वैल्यू क्या है, म्यू नोट I1 डिवाइड बाई 2R1 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर, ये बन गया। नीचे I है, I से हमारा I कट गया बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नोट I R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, R2 डिवाइड बाई R1। ये फिर से ऊपर चला गया, ठीक है बेटा। तो बच्चे ये किस पे प्रोपोर्शनल है, R2 डिवाइड बाई R1, R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, R2 स्क्वायर बाई R1, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, 91 क्वेश्चन है, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोटेड द डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन है, ml स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आपको ये बताना है कि जहाँ पे क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखाता है, क्यों आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आपको ये देखना है किसकी डायमेंशन। देखो यदि मैं यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन देखता हूँ, यहाँ यूनिट लिखी हुई है सबकी ना, तो मैं यदि L को डिनोट करूँ, L क्या होता है बेटा, L होता है हमारे पास फाई अपॉन में आई, ये आपने पढ़ रखा है। फाई है हमारे पास बी ए डिवाइड बाई आई हो गया। अब यदि बेटा मैं बी की डायमेंशन निकालूं, बी आप जानते हैं क्या होता है, मैंने पीछे निकालना सिखाया था। बी की डायमेंशन क्या है बेटा, बी होता है हमारा एफ इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ से बी से निकाल लेता हूँ मैं, एफ अपॉन में क्यू इंटू वी हो जाएगा, इंटू ये ए अपॉन में आई है। आप सबके डायमेंशन पुटअप कर दो, आपका इजीली जो है यही आ जाएगा सीधा, जो यहाँ लिखा हुआ है ना ml स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। बस आप क्यू को चेंज मत करना, क्यू को क्यू की फॉर्म में ही रखना। फोर्स की होती है बेटा mlt माइनस 2, एरिया होता है बच्चे एल स्क्वायर डिवाइड में क्यू को क्यू छोड़ देते हैं, वेलोसिटी होगी lt माइनस 1, और करंट को बेटा चार्ज की फॉर्म में लिख देते हैं। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो इसे ले देते हैं क्यू अपॉन इंटू टी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, जो कटता है काटो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। देखो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा एम एल स्क्वायर, ये देखो टी नीचे आ जाएगा तो टी माइनस 1 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, टी से टी नीचे आ गया डिवाइड में क्यू स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, जो कि क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब हेनरी है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, हेनरी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द टू कॉइल शोन इन द फिगर विल बी। देखो आप देख रहे हैं कि कॉइल कैसे लगी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकलेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे निकलेगी,
तो इसका मतलब इसमें तो ये टच ही नहीं होगा, तो ओरिएंटेशन मैटर करती है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो मैं फिर बोल देता हूँ, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इस मैनर में डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस लाइन को ना, अपॉन द मैनर इन विच, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसे आप दिमाग में रखेंगे। टू कॉइल्स आर प्लेस, किस तरीके से रखी हुई है रिलेटिव टू ईच अदर ना। ऐसा नहीं कि भाई हर बार जो है डिपेंड करता है कॉइल रखी किस तरीके से, वो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो इस लाइन को भी आप ध्यान रखना, ओरिएंटेशन मैटर करती है। अगले क्वेश्चन पे आओ, इफ द कॉइल इज ओपन देन एल एंड आर बिकम्स, ये बोल रहे हैं यदि आपकी कॉइल खुली हुई है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस और आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर भी बेटा आप याद कर लेना, कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज ट्वाइस एंड लेंथ इज रिड्यूस बाय 4। आपको बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या बढ़ गई, आपने डबल कर दिया ना, n की जगह आपने 2n कर दिया, लेंथ आपने 4 टाइम्स घटा दी है, l/4 कर दिया आपने ये। ठीक है, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन में l होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगा दो डायरेक्टली यहाँ पे, तो आप जो है इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो म्यू नॉट तो हटा ही दो, n स्क्वायर आपने डबल करा है, 2 टू 4 हो जाएगा, नीचे इसने l को जो है बढ़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, l को इसने घटाया है ना, तो बेटा l हो जाएगा आपके पास। देखो डिपेंड एक और करता है, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो l के फॉर्मूले है ना, l के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कैपिटल N की फॉर्म में है, एक बेटा होता है स्मॉल n की फॉर्म में ना। स्मॉल n में यदि फॉर्मूला है तो आपका जो लेंथ है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यदि कैपिटल N की फॉर्म में है तो बेटा लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और जो स्मॉल n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होती है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, लेकिन जो कैपिटल N होता है वो टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी सोलेनोइड के अंदर ना, वो मैटर करता है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में ये समझना होगा बस केवल कि भाई किस हिसाब से आपका आंसर होगा। देखो बेटा यदि मैं इसके हिसाब से लगाता हूँ तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पे n को स्क्वायर कर दिया टोटल मान के ना, तो n स्क्वायर को हमने डबल किया तो 2 टू 4 हो गया, और लेंथ को हमने 1/4 कर दिया, तो ये तो घूम के ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, 16 टाइम्स तो इसमें आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको L इक्वल टू म्यू नोट n स्क्वायर AL लेके चलना है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नोट n की वैल्यू डबल कर दी, 2 टू 4 हो गया, ये एरिया चेंज नहीं हुआ, L को सीधा क्या कर दिया, L अपॉन में 4 कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या रह गया आपका, सेम रह गया आपका, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो रिमेन्स द सेम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड आर बोथ डबल्ड ना, आपने इस बार n भी डबल कर दिया, L भी डबल कर दिया है, कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो इसे आप इजीली कर सकते हैं, ये अपने आप से करना। ठीक है बच्चे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, सेम इसी फॉर्मूले पे जो मैंने ऊपर समझाया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन द करंट चेंजेस +2 टू -2 इन जितने सेकंड। अब देखो करंट में चेंज कितना आया, पहले ये निकाल लो आप, 2 से -2 हो गया है, यहाँ पे था आपके पास 2 पे ना, वो -2 चला गया, इसका मतलब करंट में चेंज आ गया 4 का, क्योंकि -2 हुआ है उसमें से पहले 2 था, इसका मतलब 4 का करंट में चेंज आ गया। ठीक है, कितने इसमें हुआ है, टाइम आपको जो डेल आई गिवन है वो आपके पास 4 गिवन है, डेल आपका टी गिवन है 0.05 गिवन है, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू भी पता है, तो बेटा ईएमएफ कितना है आपके पास, 8 वोल्ट है आपके पास। ठीक है, अब निकाल क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल की वैल्यू बतानी है, ये सीधा क्वेश्चन है, ईएमएफ को लगा दो फॉर्मूला di/dt, दैट इज ये हमारा बैक ईएमएफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा E इक्वल टू माइनस का L di/dt। ठीक है, L की वैल्यू यहाँ आपको कैलकुलेट करनी है, तो E की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये हो गया 8, di कितना है बेटा 4, ये हो गया 0.05, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, L की वैल्यू आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये काटा पीटी करके कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो आंसर क्या है बेटा 0.1 हेनरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, two solenoid of equal number of turns have their length and their radius in the same ratio, the ratio of their self inductance will be। इसमें भी देखो बेटा ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नोट n स्क्वायर A अपॉन L होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सोलेनोइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेम है, इसे हटा दो यहाँ से ना। ठीक है, लेंथ एंड रेडियस इन द सेम रेशियो, आपकी जो है लेंथ की और रेडियस मतलब एरिया आ जाएगा यहाँ पे ना, एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर,
तो यदि मैं इसको यहाँ पे निकालू सिंपली जो L1 बनेगा वो क्या बन जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई L1 आ गया यहाँ पे, पहली इक्वेशन ये बना देता हूँ। सेम L2 ले लूँ आपका तो क्या बन जाएगा, पाई इंटू R2 स्क्वायर बाई L2 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड मार दो फटाक से, तो रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस, तो L1 बाई L2 क्या आ जाएगा बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे है R1 स्क्वायर बाई L1, ये घूम के उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा R2 बाई L2 बाई R2 स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं आप L2 अपॉन में L1, ये आ जाएगा बेटा R1 स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो L2 डिवाइड बाई L1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, L2 अपॉन में L1, इसे लिख सकते हैं बेटा R1 बाई R2 का स्क्वायर। अब देखो आपको वैल्यूज गिवन है L2 बाई L1, आपके पास रेशियो गिवन है L1 बाई L2, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन में 1 आ गया, इंटू यहाँ R1 बाई R2 ये भी सेम है 1/2, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर आ गया, तो एक 2 से तो एक 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ 1/2 बचेगा। इसका मतलब आंसर क्या है बेटा, 1:2। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लायक नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया है। ठीक है बेटा, तो मैंने डाल रखा है इसलिए यहाँ पे ना, आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पता है बेटा 2 मिली हेनरी है। करंट चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, आपके पास I इज इक्वल टू गिवन है t स्क्वायर e टू द पावर माइनस का t, एट व्हाट टाइम EMF विल बी 0। आपको टाइम बताना है कि जब आपका EMF कितना हो जाए, 0 हो जाए ना। आपने पढ़ रखा है कि जो बेटा E होता है वो क्या होता है, माइनस का L di/dt होता है, तो L की वैल्यू तो हमारे पास है 2 मिली हेनरी है, इसे मैं रख लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे कांस्टेंट है। d/dt आपको डिफरेंशिएट मार देना है करंट को, और करंट की वैल्यू क्या है बेटा, t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t है। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना है, आपने पढ़ रखा होगा यूवी प्रोडक्ट टूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, कि एक बार हम क्या करेंगे, पहले तो ये वैल्यू सेम ही लिख लेते हैं, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं, तो u को सेम रखेंगे, आपने सेम रखा, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू द पावर का बेटा सेम ही होता है 8 की पावर, लेकिन यहाँ माइनस t है तो इसका हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, इस बार हम e की पावर माइनस टी को सेम रखेंगे और दूसरे का 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू टी हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ फटाफट से, तो ये हमारा EMF आया, यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो बाहर ले लो, e की पावर माइनस टी कॉमन आ जाएगा बेटा, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3, e की पावर माइनस टी बाहर आ गया बेटा हमारे पास, अंदर क्या बच गया, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू टी, ये आ गया हमारे पास। अब आपसे पूछा गया था कि भाई आपको वो टाइम बताना है बेटा जब आपका EMF 0 हो जाए। अब ये यदि 0 हो जाए, इसको मैं 0 पुटअप कर देता हूँ, तो ये सारा जो टर्म है वो नीचे पहुंच जाएगा, इसका मतलब माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0, तो 2t इक्वल टू आ गया बच्चे t स्क्वायर, एक t से t काट दो, t इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बेटा ये लग तो टिपिकल रहा था, तो आपको टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कंपटीशन का है। अगले क्वेश्चन पे आओ, द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी इज द सेल्फ इंडक्टेंस। देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, लॉज ऑफ इनर्शिया पे काम करता है, और लॉज ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, इनर्शिया जो है, मास जो है लीनियर मोशन में काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काम करता है, कौन से वाला, रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो जो इनर्शिया है उसमें क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे है, तो इसका मतलब मास जो है वो इनर्शिया पे डिपेंडेंट है, और इनर्शिया सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे बेटा एसेशन रीजनिंग वाले। ठीक है, जल्दी जल्दी खींचते हैं इसको फटाफट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 coil of self inductance 4 मिली हेनरी and 9 मिली हेनरी are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other ना, the mutual inductance of the these coil are। आपको बताना बेटा, देखो दोनों कोयल का आपका सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है, एक का है 4 मिली हेनरी, एक का है बेटा आपके पास 9 मिली हेनरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको बताना है कि M की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बात ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे एक कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये कई बार पूछा जा सकता है, ये के से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट L1 L2 के, जब ये यहाँ से हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K।
L1 L2 ये M आ गया आपके पास। तो कई बार ना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो बेटा ये क्या होता है M अपॉन में रूट L1 L2, ध्यान रखना आप, ठीक है। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको L1 L2 की वन सीधा M निकालना है, तो आप डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज कर दो बस केवल ना। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक 4 है, एक बेटा 9 है, 36 हो गए, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो इसका आंसर क्या है 6 होगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारे असेसन रीजनिंग क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो पहला क्वेश्चन। एंड इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड व्हेन मैग्नेट इज विथड्रॉ फ्रॉम द सोलेनोइड। ये बोल रहे हैं ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब आप मैग्नेट को जो है विथड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सोलेनोइड। ठीक है भाई, आप मैग्नेट को जो है सोलेनोइड आपके पास है, आपके पास एक मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ पे मान लेते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, या तो आप इसे इधर लेके जाए या इसे आप पीछे लेके ना, तो ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि क्या होगा, जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब अकॉर्डिंग टू फैराडे बेटा क्या होगा, वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए ना। तो ये लाइन तो सही है बच्चे, ठीक है। अगली बात क्या बोल रहे हैं, रीजन में क्या लिखा है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड सोलेनोइड इंड्यूस ईएमएफ, ये सही बात है, एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्या बोल रहा है, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज अलोंग द मेरिडियन, द पोटेंशियल डेवलप एट द एंड ऑफ द इट्स विंग्स। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा है कि जो ईएमएफ होता है कौन से वाला ईएमएफ, जिसे हम बोलते हैं क्या था वो, एरिया का जो चेंज की वजह से होता है बेटा, ये आपका हो गया जिसकी वैल्यू होती है BLV, ठीक है। तो ये तो बात सही है बेटा यहाँ पे ना, ठीक है। वेन एवर देवर ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस, ये बात तो सही है एग्जैक्टली ना, क्योंकि ईएमएफ चेंज होने की वजह से ही आप सॉरी फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही आपका ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, मेरा नाम याद आ गया, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एग्जैक्टली पूरे एक्सप्रेस का रीजन भी सही है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका भी आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, ए कॉपर शीट प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी पुल्ड इट आउट ऑफ द फील्ड और पुश इट इनटू द फील्ड वी एक्सपीरियंस ए अपोजिंग फोर्स। देखो ये बात तो ठीक लग रही है ना, क्योंकि क्या देख रहे हैं आप, कॉपर शीट आपने मेटल शीट डाली है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो होगा क्या, वहां पे जो है फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पे ये एडी करंट जनरेट होता है। आपने देखा है कॉपर की शीट है ना, ये एडी करंट क्या होता है बेटा, जब किसी भी मेटल शीट के अंदर ना, एक किसी मेटल शीट के अंदर करंट का इंड्यूस होना, जब भी वहां पे करंट फ्लक्स में चेंज आता है तो ये तो बात सही है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एडी करंट प्रोड्यूस इन द सीट अपोज द मोशन ऑफ द सीट, ये भी एग्जैक्टली करेक्ट रीजन है। तो इसका आंसर भी क्या है बेटा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगली देखो फटाफट असेसन रीजनिंग क्या बोल रही है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू पुश ए मैग्नेट इनटू आ कोयल विद द मोर लूप्स ना। ये बोल रहा है यदि किसी कोयल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो क्या करना है, उसी दिक्कतें होती है हमें मैग्नेट के अंदर पुटअप करने में। तो क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि देखो आपको बताया गया जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स में अप हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो बेसिक सी बात है ईएमएफ जनरेट होगा। लेंज लॉ के हिसाब से यदि ईएमएफ जनरेट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे वो थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, ज्यादा दिक्कतें आएगी। तो ये बात तो सही है भाई, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल लूप रेसिस्ट द मोशन ऑफ द मैग्नेट, ये भी बात सही है, क्योंकि भाई ईएमएफ ही तो जनरेट हुआ है जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आया था, तो ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो क्या करता है, कोयल को अपोज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट ऑलवेज सच दैट इट अपोज चेंज दैट कोस इज इट, यही बेटा लेंज लॉ का स्टेटमेंट होता है कि भाई जो इंड्यूस कर ईएमएफ की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज ऐसी होती है कि वो उसका अपोज करता है जो उसके अंदर कारण हुआ है चेंज होने का ना, ठीक है। ये किसने बताया था, लेंज ने बताया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू नो दैट डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, ये बात भी सही है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर भी सीधा क्या है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिखा है when two coil are wound on each other the mutual inductance between the coil is maximum। देखो डिपेंड करता है भाई किस तरीके से रखा गया है वो ना, तो वो जो है ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये बात तो ठीक है कि भाई कोयल में जो है ये दोनों कोयल को आपस में वाउंड कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इंडक्शन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो जरूर होता है। क्यों, कि देखो मान लो एक कोयल ये है आपके पास बेटा, दूसरी कोयल मैंने इसी पे वाउंड कर दिया ऐसे ऐसे करके ना, ये दूसरी कोयल हो गई आपके पास, तो आप फील करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले वाली इस कोयल से निकल रहा है फील्ड लाइंस, वो ही सेम दूसरे से निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये फिनोमेना समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो है जनरेट तो तभी होगा जब आप एक दूसरे के ऊपर कोयल को वाउंड कर देंगे। तो रीजन में क्या लिखा है, ये तो बात सही है बेटा, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन, ये गलत बात है, ये मैं आपको पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, क्योंकि आपका रीजन गलत हो असेसन ठीक हो तो आंसर क्या होता है, सी होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 134, ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन नंबर ऑफ द टर्न्स इन ए कॉइल डबल, आपने क्या काम करा, एन को डबल कर दिया बच्चे, 2n कर दिया,
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बिकम्स 4 टाइम्स। आपकी सेल्फ इंडक्टेंस जो एल होता है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। आपको पता है बेटा एल जो है एन स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल होता है। इट मीन्स क्या है, यदि आपने डबल किया तो 4 टाइम्स तो हो ही जाना है। ये बात सही है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ये भी सही बात है। इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली ए हो गया। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ, ये बात सही है, ये आपको पीछे बता चुका हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है कि वो उस चीज का अपोज करती है जो इसमें कुछ चेंज आ रहा है। तो यदि एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका अपोज करती है। यही सेम सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर होता है कि जब भी कोयल में फ्लक्स में चेंज आता है तब कोयल उसका अपोज करके ना एक ईएमएफ जनरेट करती है। ठीक है बेटा, तो ये बात तो सही है। सेल्फ इंडक्टेंस इज द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोड्यूस्ड इन ए कोयल एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन द करंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल। ये बात तो सही है भाई। ठीक है कि भाई जो ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे बस केवल ना। लेकिन जो ऊपर वाला है कि इनर्शिया को बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, लेंज लॉ के हिसाब से। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, दोनों ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 139। बोर्ड में बहुत रेयर चांस है आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये कंपटीशन के पर्पज का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, लिखा है द क्वांटिटी एल अपॉन आर पसीज डायमेंशंस ऑफ टाइम। जो ये नीट में क्वेश्चन आया है 2-3 बार, एल अपॉन आर इक्वल टू क्या बताता है, टाइम की डायमेंशन दिखाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, क्या आपको पता है ऐसा है, देखो निकाल लेते हैं। आप जानते हैं बेटा कि बेसिकली जो ईएमएफ होता है वो हमारा होता है डी फाई बाई डी टी, और जो फाई होता है बेटा वो होता है एल इंटू आई। यदि मैं यहाँ पे एल इंटू आई पुटअप करूं तो हमारे पास एल तो कांस्टेंट बाहर आ गया बेटा, ये बन गया डी आई बाई डी टी। तो जो ईएमएफ आया बेटा वो बन गया डी आई अपॉन में डी टी, और यहाँ है हमारे पास एल। और ई क्या होता है, ई को हम जानते हैं वोल्टेज होता है, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यदि मैं यहाँ पे आई निकालो यहाँ से, तो आई हो जाएगा हमारे पास वी इक्वल टू आई आर। सो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, मतलब कि ई अपॉन आर। तो यहाँ से यदि मैं ई को उठा के इस वाले को यहाँ पुटअप कर दो तो ये आ गया 1 अपॉन आर इंटू एल डी आई बाई डी टी। तो यदि मैं यहाँ से करंट आई निकाल लेता हूँ, देखो बेटा, तो मेरे पास जो है आई का जो फॉर्मूला आया, आई हमारे पास आ गया एल अपॉन में आर डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो यदि मैं डी आई बाई डी टी निकाल लेता हूँ यहाँ से ना, डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा आई तो ऊपर है ही, आर ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया। इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, आर अपॉन एल अपॉन आर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरा इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास आ गया बच्चे डी आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई एल अपॉन आर। अब इसने पूछा है एल अपॉन आर की डायमेंशन, देखो आई से आई कट देंगे डायमेंशन के हिसाब से, तो एल अपॉन आर किसके बराबर आ गया, सिंपली टाइम के। तो ये बात तो सही है भाई, एल अपॉन आर जो है टाइम की डायमेंशन है। लिखा है टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, देखो ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट है, यदि ये घट जाएगा, घटाना है कब, थ्रो ए सोलेनोइड शुड इंक्रीज द टाइम कांस्टेंट। ये बात भी सही है भाई। देखो यदि मैं एल अपॉन आर को बढ़ा दूं तो ऑटोमेटिकली ये घट जाएगा क्योंकि नीचे है भाई, इसका मतलब दोनों चीजें सही है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं केस बेस स्टडी के ऊपर। तो बेटा पहली केस बेस स्टडी यहाँ पे लिखी हुई है, वही ओम्स लॉ उस पे सॉरी फैराडे पे डिपेंडेंट है, आपकी जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट है उन पे डिपेंड है पूरी केस बेस स्टडी, लेंज लॉ पे। ठीक है, फटाफट देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो मैग्नेट को कहाँ लेके जा रहे हैं, इस तरफ ना, कोयल के पास लेके जा रहे हैं। कोयल उसका अपोज करेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपने, एक यहाँ इस इधर क्या करेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलाएगी, क्योंकि उसे क्या बनाना है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना है, यहाँ बनाना है उसको साउथ पोल। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन बताना है कि किस तरफ डायरेक्शन होगी। तो नॉर्मल सी बात है, देखो आपका कहाँ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ बन रहे हैं, तो लेफ्ट की तरफ होगी। इधर राइट है आपका, इधर राइट लेफ्ट है, तो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया रखा पहले से, वो आप वो वीडियो समझिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस बार आप देखो अवे ले जा रहे हैं इसको ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, इसका मतलब डाउन आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे थोड़ी आ सकती है ना, ऐसे आ सकती है। अगले क्वेश्चन में देखो, इन व्हाट डायरेक्शन इज द मैग्नेट मूव्स, इन व्हाट डायरेक्शन इज द मैग्नेट मूव्स। अब ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, किस तरफ है बेटा, करंट जो है इंक्रीजिंग है आपका, देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो मैग्नेट जो है कहाँ जानी चाहिए, राइट की तरफ जानी चाहिए आपकी ना, तभी जाके आपका जो है ये मैग्नेट जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगी कि आपकी मैग्नेट कहाँ जानी चाहिए, इस तरफ जाए, अब वो आप भी जानी चाहिए। ठीक है बेटा,
इन वो डायरेक्शन इज द मैग्नेट मूविंग, मैग्नेट जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस बार देखो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। यहाँ डायरेक्शन जो है माइनस टू प्लस थी, यहाँ प्लस टू माइनस, यहाँ डिक्रीजिंग हो रही है, तो इसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसमें देखो राइट था, इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, फटाफट करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ की कौन एप्लीकेशन नहीं है, डीसी मोटर ना, क्योंकि मोटर किस पे डिपेंडेंट होती है, मोटर तो बेटा फेराडे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड है फेराडे ना, क्योंकि उसमें क्या होता है फोर्स की वैल्यू को हम ऑब्जर्व करते हैं जिसकी वजह से जो है वो मूव करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केस बेस्ड स्टडी थर्ड वाली ना। ये लिखा है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूजिंग बाय, डायरेक्शन किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ इज मूविंग इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी with velocity v, that resistance of the road is r, the current in the road is, आपने पढ़ रखा पहले से, जो बेटा ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है बीएलवी, और यहाँ करंट की लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, एल है, हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। अब आई करंट है इसमें ना, आर की वैल्यू सॉरी हमें करंट बताना है, तो बेटा वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यदि मैं आई निकालूंगा तो ये हो जाएगा ई अपॉन आर, ई की वैल्यू हमें पता ही है बी एल वी है, डिवाइड बाई आर आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी एल वी अपॉन में आर, पहला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, आपको लेंथ की वैल्यू पता है 0.1 है, कैरिंग ए करंट आई की वैल्यू बेटा पता है हमारे पास 50 एम्पियर है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी पता है लेकिन वो मिली टेस्ला में है, 1.25 मिली टेस्ला। द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विद ए स्पीड ऑफ v, वेलोसिटी पता है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या काम करेंगे, आप देखो पावर निकालनी है, पावर क्या होता है, v इंटू आई होता है, v हमारा क्या है, ईएमएफ जो जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, बीएलवी लगा दो, बीएलवी इंटू आई हो जाएगा। b की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1.25 मिली 10 की पावर माइनस का 3 इंटू एल की वैल्यू 0.1, बेटा v की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू हमारे पास 50 है, सारी वैल्यू हमें पता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी 6.25 मिली वोल्ट, तो आपका आंसर चेक कर लो 6.25 मिली वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से, ए बाइसिकल जनरेटर क्रिएट 1.5 वोल्ट, आपका वोल्टेज पता है हमारे पास 1.5 वोल्ट है, और इसमें 15 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी पता है, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है। द ईएमएफ जनरेट एट 10 किलोमीटर पर आवर इज, इस बार हमें ईएमएफ E2 निकालना है, हमें जिस बार वेलोसिटी कितनी हो जाए, V2 हो जाए, तो V2 कितनी हो जाए हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। आप देखो इसे E1 मान लो, इसे V1 मान लो, तो आपको पता है E कैसे डिपेंड करता है V के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधा कर दो आप, आपको पता है E इक्वल टू BLV होता है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 है, इसका मतलब E1 बाई E2 जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा L1 बाई L2, सॉरी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे भी होता है, L पे तो होता है, V पे होता है, वेलोसिटी गिवन है ना हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन में V2, तो E1 हमें पता ही है, E2 हमें निकालना है, तो बेटा E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 इंटू V2 अपॉन में V1। देखो सारी वैल्यू आपको गिवन है, E1 की वैल्यू कितने बच्चे 1.5 है, V2 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर्स है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 कर दीजिए, डिवाइड में क्या आ जाएगा V1 की वैल्यू है बेटा हमारे पास कितनी है 15 है, तो 15 इंटू ये भी 5/18 आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर आना चाहिए बेटा 1 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ, आप ई वोल्टेज का फॉर्मूला निकालना है आपको, तो बेसिकली ईएमएफ क्या है, वोल्ट होता है, और वोल्ट होता है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का फॉर्मूला वर्क क्या है, एनर्जी, तो ml2 t-2 होती है एनर्जी, और चार्ज हमारा I इंटू ए की फॉर्म में लिख दो, एम्पियर इंटू टाइम, तो t ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया बेटा ml2 a-1 t-3, चेक कर लो आंसर कौन सा है, ml2 t-3 a-1, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगली केस बेस स्टडी पे आते हैं, ये वाली केस बेस स्टडी बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस है पूरी। ठीक है, लिखा है ए सोर्स फॉर द नोड ऑफ रेडियस a n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 एंड L जो है कोइंसिडेंटली रखे गए हैं, लॉन्ग सोलेनोइड जिसकी रेडियस b है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है n2 है यहाँ पे, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट n1 n2 a इंटू एल होता है। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला ना, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, जो इसका छोटा एरिया होता है वो डालते हैं यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, तो पाई आर, सबसे रेडियस छोटी किसकी है,
वेरी लॉन्ग वाली रेडियस है बी, तो छोटे वाला क्या है बेटा ए आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको लिख देते हैं हम म्यू नोट n1 n2 पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू एल। चेक करो ऑप्शन कौन सा है, ए स्क्वायर ये वाला, इसका मतलब बेटा सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। इफ ए चेंज इन करंट इतने एम्पियर इन वन कॉइल प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इतना। आपको फ्लक्स की वैल्यू भी पता है बेटा कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। करंट की वैल्यू बेटा पता है हमारे पास 0.01 एम्पियर है, वेबर इन अनदर कॉइल, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम की वैल्यू बतानी है, एम तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो, एम इज इक्वल टू 5 अपॉन आई होता है। तो यहाँ आपको 5 की वैल्यू गिवन है, आई से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 0.01। तो आपका जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आना चाहिए 2 हेनरी। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज बाई, आपको पता है एन का फॉर्मूला ना कि एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए सॉरी n1 इंटू n2 की दो नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होती है, n1 n2 a इंटू एल। इसके हिसाब से आप इसका आंसर देख लो कि आपका इंक्रीज कब करेगा, जब आप इन सारी चीजों को बढ़ा देंगे। तो आप देख लो कौन सा करेंगे, तो जो ये आप इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यही सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन ए शीट ऑफ आयरन इज प्लेस इन बिटवीन द टू एक्सियल कॉइल देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो ये समझ लो बस अपना क्वेश्चन, आपसे क्या बोला गया है कि एक आयरन की शीट इंक्लूड कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ जो क्या बोलते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ ना कुछ होगा। तो आप जानते हैं कि यदि मीडियम वैक्यूम होता है तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट n1 n2 बाई ए अपॉन में एल। मर्जी आप ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बता रखा है। स्मॉल n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ टोटल जो पूरी टर्न्स है सोलेनोइड के अंदर ना। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम को यदि मेरे को हटाना है, आपने बोला है मीडियम पुटअप कर दिया आयरन ना, दिस विल बी म्यू म्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये n1 n2 a अपॉन एल हो जाएगा। अब आपको म्यू निकालना है, आप जानते हैं भली भांति कि बेटा म्यू जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो होता है म्यू अपॉन म्यू नोट। यदि मैं म्यू निकालू बेटा तो ये बन जाएगा म्यू नोट इंटू म्यू आर। अब म्यू आर क्या है, इसी को हम बोलते हैं जो के होता है ना, इसकी वैल्यू हर किसी की रिलेटिव परमिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ, तो ये बन जाएगा म्यू नोट इंटू म्यू आर। ये सेम टर्म आ गया, इसका मतलब जो है म्यू नोट टाइम्स हो जाएगा, पहले ये था म्यू नोट टाइम्स हो जाएगा किसका, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है ना, तो मैग्नेटिक जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। आगे लिखा है एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये अगली नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी आ गई, ये है बच्चे किस पे, सोलेनोइड के ऊपर ना। लिखा है द इंडक्शन ऑफ ए कॉइल प्ले एज द रोल ऑफ द, ये आपको पता है इनर्शिया वाला है, इनर्शिया इन द मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, आपके पास करंट की वैल्यू पता है 2.5 एम्पियर है, इंडक्टेंस एल की वैल्यू पता है बेटा 5 हेनरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, एल इक्वल टू 5 इंटू आई होता है, सॉरी एल इक्वल टू 5 अपॉन आई होता है। तो आपको 5 निकालना है तो 5 हो जाएगा एल इंटू आई, तो यहाँ से निकाल लेंगे, एल पता है 5 पता है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 25 पंजे 125 तो 12.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन बोल रहा है द इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर एज, कैसे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। आपको पता है एरिया आता है ऊपर ना, एरिया पे डायरेक्टली होता है, इसका मतलब एरिया में आता है पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट आप इजीली निकाल सकते हैं ओम्स की फॉर्म में ना। आपको पता है कि ई जो ईएमएफ होता है वो होता है बेटा एल डी आई बाई डी टी, आपको एल चाहिए ना तो वोल्टेज की यूनिट डाल दो यहाँ पे, तो यदि मैं एल निकालूंगा तो दिस विल बी एल डी टी अपॉन में डी आई हो जाएगा। तो बस बोल दिया, ईएमएफ क्या होता है, वोल्ट है ये आपका, इंटू डी टी क्या है आपका, सेकंड हो गया टाइम, डिवाइड बाय करंट क्या होता है, करंट को आप जो है एम्पियर लिख देंगे बस। तो और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ओम और सेकंड ना। अब आपको पता है देखो सेकंड तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है वी अपॉन आई, बेटा ये रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं ओम, ओम इंटू सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओम इंटू सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका। द इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल ऑफ 10 हेनरी, आपको एल की वैल्यू पता है 10 है आपके पास, इंडक्टेंस इन द विच करंट कैरीज 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर, आपको डेल आई पता है कितना है, डेल आई 9 से 4 हो रहा है, इसका मतलब बेटा 5 एम्पियर का चेंज आ रहा है इसमें, यहाँ पे टाइम का चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेल टी कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड्स है,
आपसे पूछ क्या रहा है, आपके पास पूछ रहा है कि ईएमएफ की वैल्यू बताना है। सीधा फॉर्मूला लगा दे बेटा, एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, सारी वैल्यू पुटअप करो तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 250 वोल्ट ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बेटा। जिसको वीडियो आपने पूरी वीडियो देखी, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जिसने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कोशिश करें बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि क्या है कि जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी वीडियो, और जिससे कि हर बच्चे की हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।